अगर हम चारों पोस्टुलेट्स बोर मॉडल के अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम ये देखते हैं कि उनकी हेल्प से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड है, किसी भी ऑर्बिट में हो तो उस ऑर्बिट की रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है हीलियम दे दिया जाए। ये बात ध्यान रखना, बोहर मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो मोनो, इसको नोट करके लिख लो, जहां तुमने हेडिंग डाली है बोहर मॉडल वहीं चेंज कर लो, बोहर मॉडल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग होता है जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए वैलिड है हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इस तरीके की स्पीसीज। तो ये बात बहुत क्लियरली मेंशन कर लेना कि अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है तो वहां बोहर मॉडल अप्लाई नहीं होता है। एक्चुअली इसको हम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल में पढ़ते हैं और मैंने तुम लोगों को पहले इस बात का आइडिया दे दिया है कि बाकी और भी क्या लिमिटेशंस है वो तो हम एंड में देखेंगे। मान लो अब क्वेश्चन ये है किसी भी nth पीरियड का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था लास्ट की जो दो पोस्टुलेट है न्यूमेरिकली सारे क्वेश्चन वहीं से होते हैं। तुम्हें रेडियस निकालनी है। एक तो हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है kz² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहती है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को पकड़ लेते हैं, पहले हम यहां से हम r निकाल लेते हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये r² से r कैंसिल, इस r को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये r बन जाएगा, देखो r उधर लेगा, ये mv² ले जाते हैं तो बनेगा kZe²/mv²। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये जो वेलोसिटी है इसको हमें r के टर्म में रिप्लेस करना है। तो हमेशा ऐसे ही होगा, यहां से इस दूसरे वाले इक्वेशन से वेलोसिटी को रेडियस की टर्म में निकालो, nh/2πm × r। क्लियर है? अब लेकिन हमें यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है v² को, तो इसमें अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा v² जो है वो है n² h² 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4π² m² और r²। अब इस v² को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये बन जाएगा r = kZe² × m। अब लिखो इनटू n² h² और जो नीचे है वो टर्म ऊपर आ जाएगी 4π² m² r²। अब ध्यान देखो r से ये वाला r² कैंसिल, m से ये पावर ट्वाइस कैंसिल। तो अगर सिर्फ r को इधर रखा जाए और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाया जाए तो ये जो r आएगा वो आएगा, देखो n² ऊपर जाएंगे n² h² डिवाइडेड बाय नीचे क्या जाएगा 4π² m kZe²। तो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रेडियस इस इक्वेशन से बताई जा सकती है। अब जरा यहां ध्यान से देखते हैं, यहां पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है 6.626 × 10⁻34 यूनिट क्या पता है हमें, जूल सेकंड में। यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है वो केजी में होगा, k हमें पता है उसकी यूनिट हमें पता ही है। तुम्हें सारी बातें बता रखी है तो तुम्हारा काम है इनको पुट करो और फाइनली अगर तुम सब्स्टिट्यूट करते हो e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पुट कर दो। अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो z की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, लेकिन हम तो जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर इन सब की वैल्यू रख दी जाए तो फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा आएगा nth ऑर्बिट में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन है और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो आता है n²/z, क्योंकि n और z क्वेश्चन में बताना पड़ेगा उसको कि कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है और कौन से मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहा है। इतना मुझे पता हो तो बाकियों को सोल्व करने पे आता है 0.529। और याद रखना ये रेडियस जो है किसमें आ रही है, आर्मस्ट्रांग में। तो तुम्हें याद करने वाली चीज ये है
ये तो पेपर में इसलिए बताया, इनकेस तुम भूल जाओ तो तुम्हें पता है कहां से वहां तक पहुंचना है, लेकिन याद रखना है किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अब ये बात ध्यान से समझो, एक और जो मैं बात समझा रहा हूं कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ ये चेक करना है वो कौन सी स्पीसीज की बात कर रहा है। अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 1, तो Z में Z कितना हो जाएगा 1, और ऑर्बिट कौन सा है 2, तो इनकी वैल्यू 2 पुट कर दो वहां पे, तो हो गया 4 इनटू दिस, आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछता हूं हीलियम आयन के, हीलियम के लिए तो मैं पूछ नहीं सकता हूं क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वैलिड नहीं है। हीलियम आयन के लिए ही क्वेश्चन होगा कि उसके थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो n की वैल्यू 3 है, लेकिन हीलियम के लिए Z एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो यहां पुट करोगे तो सॉल्व कर लेना। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें यहां रेडियस के ऊपर, समझ में आ रही है बात। या फिर तुम्हें रेडियस का रेशियो भी निकालने को कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के, लेट्स सपोज इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट और हीलियम के थर्ड ऑर्बिट कि रेडियस का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आएगा। तो हमने किसकी रेडियस निकालनी है, एक तो हाइड्रोजन के लिए और किसका रेशियो निकालना है विद हीलियम के लिए। तो हम जानते हैं जब हम डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के लिए क्या होगा n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और हीलियम के लिए भी यही होगा n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हाइड्रोजन की कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकंड, तो 2 की पावर कितना हो गया है यहाँ पे 4, और एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है 1, तो ये हो गया है 4 इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हीलियम के कौन से ऑर्बिट की बात है थर्ड, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हीलियम के लिए Z कितना है 2, 0.59 आर्मस्ट्रॉन्ग से 0.59 आर्मस्ट्रॉन्ग कट ही जाएगा, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ हीलियम जो है वो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 9 इनटू 2 व्हिच इज 8/9। बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नजर आ सकते हैं। तो ये तो हो गया रेडियस से क्वेश्चन। अगर रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस वाला एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा ही है, इसको याद कर लेना अच्छे से, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर वेलोसिटी पूछ ली एग्जामिनर ने कि वेलोसिटी कितनी होगी nth रेडियस में, nth ऑर्बिट में, तो मैंने तुम्हें बताया है किसी भी ऑर्बिट की बात चल रही हो तुम्हें थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट से ही आंसर आएगा। कैसे, थर्ड पोस्टुलेट में हमने क्या देखा था, फिर से NH mv एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई, और दूसरा k z² बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv² बाय r। अब इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस बार इस एक्सप्रेशन से v² v एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। तो देखो पिछली बार हमें क्या निकालना था, रेडियस, कॉन्सेप्ट समझो। यहां से इस इक्वेशन से हमने r को अलग कर दिया था और यहां से v की वैल्यू r की टर्म में पुट की थी। इस बार हमें v निकालना है तो हम पहले v को अलग करेंगे, तो v² जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो v² जो आएगा वो होगा kze² अपॉन m इंटू r। क्लियर है। दूसरी बात, अब यहां r की टर्म में नहीं चाहिए हमें, हमें किसी टर्म में चाहिए, वेलोसिटी की टर्म में चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं r जो है वो है nh अपॉन 2 पाई m v। तो अगर इस r को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा v² बन जाएगा kze² अपॉन m। r को कैसे लिखते हैं n इंटू h, और ऊपर क्या आएगा 2 पाई m v। चेक करते हैं h कैसे कर देते हैं, m से m कैंसिल, v² से v कैंसिल, दैट मींस हम v को लिख सकते हैं v इक्वल टू z बाई n। z बाई n तो डिपेंड करेगा कौन सी स्पीसीज है और कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। बाकी सब वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें अब ध्यान रखना है कि इसका मतलब किसी भी nth ऑर्बिट में अगर तुम्हें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो होती है इस फॉर्मूले से। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट
कि वेलोसिटी में अगर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हाइड्रोजन दे दिया तो z की वैल्यू 1 और n दे रखा है, सो सॉल्व कर लेना। याद रखना ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमने जो रेडियस निकाली थी वो किस में थी, वो थी आर्मस्ट्रांग में। तो यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस वाले चैप्टर में। अब दूसरी बात करते हैं हीलियम के भी ऐसे, हीलियम और लिथियम +2 के लिए मैं बात करता हूं, थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होगी अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो लिथियम जो है उसके लिए z कितना हो जाएगा 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो आ गया आंसर, बात समझ आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास में, पर कॉन्सेप्ट इनके सारे यहीं पे छुपे हुए हैं। तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वेलोसिटी या रेडियस दो टाइप के ही क्वेश्चन गिवन होंगे, हालांकि हम मिक्स करके भी साथ में क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो तुम्हें दूसरी चीज याद करने को नहीं दी है, बोहर के चार पोस्टुलेट पता होने चाहिए, उसके बाद रेडियस को एक तरफ लिख लेना है, उसके बाद वेलोसिटी को अलग से लिख लेना है और इनकी यूनिट, और ये याद रखना है रेडियस n पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाय z। तो अगर ऐसा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है इनका, मान लो वो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं अगर बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली रेडियस ऑफ ऑर्बिट और n के बीच में कर्व बनाया जाए। अब तो मैथ से थोड़ी सी, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं हो तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है इस जगह पे। तो अगर रेडियस और n के बीच में कर्व बनाने को कह रहा हूं, लेकिन z को क्या रखा हुआ है कांस्टेंट, तो हम जानते हैं y एक्सिस पे क्या है ये और x एक्सिस पे क्या है n, तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, इस टाइप का कुछ करवाएगा। ऐसा कर्व अगर तुम्हें मैथ्स में देखा हो तो किस टाइप का आता है, इस तरीके से, तो इस टाइप का करवा जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं r और n स्क्वायर के बीच बनाओ, तो तुमने पूरे n स्क्वायर को पिक कर लिया है एक वेरिएबल, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, जैसे ही y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो x के, तो यानी जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा। और अगर मैं n को कांस्टेंट रख के z के साथ कर्व बनाता हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व जो है वो इस तरीके से आएगा। तो ऐसे कर्व भी आ सकते हैं। और वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी किसके इक्वल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, तो मैं ये भी तो पूछ सकता हूं वेलोसिटी और z के बीच कैसा कर्व बनेगा अगर n कांस्टेंट हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला इस तरीके से बनेगा। वेलोसिटी और n के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से। तो कर्व की फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनको तुम अपने आप देख लेना, मैंने तुम्हें उसका आईडिया बता दिया है। अब हम बात करते हैं जनरली क्वेश्चन रेडियस और वेलोसिटी पर ही होंगे, लेकिन मैं ये भी पूछ सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कि एक चक्कर पूरा लगाने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा। तो हम जानते हैं टाइम कैसे निकालना सिखाया होगा तुम्हें छोटी क्लासेस में। टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड जो भी है। और हम जानते हैं डिस्टेंस जो है वो तो एक सर्कल का पूरा है, एक ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगेगा। तो सर्कल अगर होता है कोई भी, उसका जो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr। मान लो nth ऑर्बिट की रेडियस हो गई यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ स्पीड यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, तो क्या जाएगा टाइम पीरियड। और हम जानते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है, तो रेडियस of nth orbit is directly proportional is equals to n square by z into 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और वेलोसिटी जो है वो है z by n into 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। याद रखना ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, into 10 की पावर -10 कर देना, तो किसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल, टाइम पर सेकंड ऊपर चल जाएगा तो टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड आ जाएगा। कितना सेकंड लगा, टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। फिलहाल इसको मैं सोल्व करके नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को कम चांसेस लगते हैं इससे एग्जाम में आने के। ज्यादा से ज्यादा पूछा सकता है टाइम पीरियड n पे कैसे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, या z पे कैसे डिपेंड करता है। तो सिर्फ इतनी बात समझ लो कि टाइम पीरियड जो है, क्योंकि r जो है वो तो है n²/z, तो टाइम पीरियड जो है n²/z। अरे भाई मैं ये तो कर रहा हूं, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। तो अगर आर एन को पुट कर दिया तो n²/z आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी को पुट कर दिया तो z/n आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो n ऊपर पहुंच जाएगा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ n डिवाइड बाय z
स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम पीरियड एन पे कैसे डिपेंड करता है, जेड पे कैसे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा टाइम के अलावा फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है कि पर सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है एन पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आप डील कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहेंगे। समझ में आ रही है बात यहां तक? तो चार चीज मैंने तुम्हें बता दी है, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं, रेडियस और वेलोसिटी। मैं जिस चीज को कह रहा हूं कि याद रखने हैं, दैट मींस वो याद होने चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं एग्जाम में बैठेगा, उससे क्वेश्चन होगा नहीं तुमसे। यहां से क्वेश्चन आता है तो रेडियस और वेलोसिटी को याद रखना, बाकी सारी चीजें उसके बेसिस पे हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात करता हूं अगली चीज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अपनी छोटी क्लास में क्या पढ़ गए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। सवाल ये है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यही था थर्ड या फोर्थ पोस्टुलेट जो हमने पढ़ाया था। तो देखो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी क्या जाएगा, हाफ। और आर से अगर आर कट गया तो हाफ mv स्क्वायर जो है वो है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हो गया? कितना आसान है। सारी की सारी चीजें कहां छुपी हुई है, थर्ड एंड फोर्थ पोस्टुलेट में छुपी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला याद रहेगा, याद रखना। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने कैसे निकाला था, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता था, k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस बार दो चार्ज हैं, एक तो है न्यूक्लियस और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। तो k तो रहेगा, k की फॉर्म में न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है जितना उसमें प्रोटॉन है। किसी भी न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना उस एटम का एटॉमिक नंबर है। जैसे मैंने तुमसे पूछा सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो उसके पास कितने प्रोटॉन है, 11 ही है। तो हम लिख सकते हैं कि जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज करें तो कितना होगा, E। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है लेकिन ये पॉजिटिव होगा, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और डिवाइड बाय द r, r जो है वो डिस्टेंस है उस इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी का। तुम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देख पा रहे हो? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में साइन का डिफरेंस है, -2 माइनस है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो, रिलेशन में पूछा सकता है हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देख ली, पोटेंशियल एनर्जी देख ली। तो अब मैं बताता हूं कि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, उसी की काइनेटिक एनर्जी और उसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की सम के बराबर होती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो कितनी है, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, यानी हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे डील करना, केमिस्ट्री तुम्हारी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव है तो लिखेंगे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये वैल्यू जो है पूरी कुछ भी है x, तो ये क्या है -x। तो अगर x बाई 2 में से -x करेंगे तो माइनस का x बाई 2 बचेगा, तो यानी कि माइनस का के जेड ई स्क्वायर आर बाई
ये बचेगा। तुम्हें अगर ऐसे नहीं समझ में आए, एलसीएम लो अपने आप और एलसीएम लेके तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब ये है टोटल एनर्जी। तो अगर ध्यान से समझो कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन है। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। टोटल एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तो इन सब के बीच में रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन देखना है। तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, आर की जगह मैं पुट कर दूं जो उसकी हमने वैल्यू निकाली थी, जो उसका एक्सप्रेशन आया था। पहले मैं एक्सप्रेशन रखता हूं, बाद में वैल्यू निकालेंगे। एक्सप्रेशन क्या था उसका? n स्क्वायर एच स्क्वायर और नीचे था 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये था। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस, देखो 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर। तो ये है टोटल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन। अगर इसमें हम n को छोड़ के और z को छोड़ के बाकी सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट के, सब कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, तो टोटल एनर्जी का वही फॉर्मूला आएगा जैसे तुम जानते थे, -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और मैंने बताया है किसी भी फॉर्मूले को याद कर रहे हो यहाँ इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसकी यूनिट भी ध्यान रखो, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बहुत ध्यान से लिख लो कि अगर हम सब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। और अब हम चाहे तो जूल पर एटम में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जूल पर एटम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम जूल, सॉरी जूल पर एटम ऐसा है। तो अगर मैं इसको जूल पर एटम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऐसे 1.6 into 10 की पावर -19 जूल पर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला जूल पर एटम में आता है वो होता है -2.18 into 10 raised to power -18 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। यहाँ यूनिट क्या होगी? जूल पर एटम हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी की हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन हालांकि पेपर में तुम्हें इसी यूनिट में ज्यादा वो डील करेंगे। फाइनल एक्सप्रेशन दिखा दिया है मैंने टोटल एनर्जी का किस इक्वल आएगा। और अब तुम्हें एक बात और समझ लेनी है कि तुम इसे किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जूल है ये, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। और अगर पर मोल लाना चाहते हो, तुम जानते हो पर मोल किसकी यूनिट होती है? एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23। तो इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करके जूल का किलो जूल बन जाएगा। ये पर एटम है, इससे मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा? पर मोल। तो फॉर्मूला टोटल एनर्जी का -1312 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो मैंने बहुत फॉर्मूले दिखा दिए, सबसे ज्यादा काम के ये वाले हैं जो 13.6 वाला है। इससे तुम्हें एटलीस्ट ये आइडिया हो गया कि ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात चल रही होगी। तो अभी मैंने क्या क्या निकालना सिखाया तुम्हें, ध्यान से समझो। 4 पोस्टुलेट, उसके बाद क्या लिखना है? रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम निकाल लेंगे। टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी उसका रिवर्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली है और टोटल एनर्जी। तो ये सारी चीजें हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको एक साइड पहले तुम लोग लिख लो, उसके बाद हम एक दूसरे पे क्वेश्चन देखेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हम देख चुके हैं कि अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं टोटल एनर्जी, तो वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है और उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं अगर उनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो आ जाएगी हमारी एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला। अब हमें यहाँ से क्या समझना है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करता हूँ और z की वैल्यू कितनी लेके चलता हूँ? 1। z 1 पुट कर दिया है मैंने यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एनर्जी होगी फर्स्ट शेल की यानी फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 and 4। ये वैल्यू आ सकती है क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली एक तो बात ये है
कि जो एनर्जी गैप है, अगर हम इस एनर्जी गैप को निकालते हैं 13.6 और 3.4 के बीच का गैप निकालते हैं तो कितना आता है 10.2, ये कितना 1.8 और 0.6 का मतलब एनर्जी गैप जो है शेल का जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी गैप क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एक तो ये बात वाली बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे ये निकालना है, क्योंकि बोहर की पोस्टुलेट ये थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो उसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो हम बात करते हैं हमें कब कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो याद रखना अगर कभी भी लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, हमेशा एब्जॉर्ब, और हायर से लोअर में आ रहा होगा तो एनर्जी क्या होगी, हमेशा रिलीज होगी। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव में, यानी इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूं n1 से n2 गया है तो तुम्हें पता है एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब, तो इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आया है तो उसने इतनी ही एनर्जी क्या की होगी, रिलीज की होगी। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और मैं यहीं से ड्राइव कर देता हूं कि वो ये है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियल स्टेज है, कोई भी इनिशियल, उसमें उसकी एनर्जी EI है और वो वहां से E फाइनल में जाता है जहां पे उसकी एनर्जी EF है, तो जो एनर्जी गैप होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EF माइनस E इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। EF को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है फाइनल स्टेट के लिए, और अगर सेम एटम है तो Z भी क्या रहने वाला है, सेम। अगर मैं सारी वैल्यू रख दूं इधर EF में तो वैल्यू बनेगी -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n फाइनल स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ये तो है E फाइनल। तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ यहां से बातें देखनी। जैसे मैंने रेडियस की डेरिवेशन कराया, वेलोसिटी का निकाला और बहुत सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन हमें फाइनली याद क्या करना था, उसका एक्सप्रेशन। तो ऐसे तुम्हें भी यहाँ बातें सिर्फ समझनी है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं E इनिशियल वाले को, तो जब E इनिशियल वाले को माइनस करेंगे तो वो बनेगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n इनिशियल स्क्वायर h स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से यहां पर समझो कि मैं ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वाले के सामने प्लस है और फाइनल वाले के सामने क्या है, माइनस। अगर इसमें से मैं ये वाला फैक्टर 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 एक तरफ कर लूं डिवाइड बाई h स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, z स्क्वायर, वैसे तो z स्क्वायर भी कॉमन आएगा, देखो z स्क्वायर भी बाहर से कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा n अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस n अपॉन फाइनल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियल है और ये कौन सा है, फाइनल। इनिशियल वाला पॉजिटिव है, फाइनल वाला नेगेटिव है, तो उसके सामने क्या आ गया, नेगेटिव। ये वही है एनर्जी गैप। और हम जानते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ये वाली थ्योरी का मैंने तो यूज नहीं किया, तो जो भी तुम्हें इस चैप्टर के साथ पीडीएफ दी गई है उसमें छोटी छोटी बातें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह 11th क्लास की जो बातें हैं वो विद एग्जांपल की हुई है सारी चीजें, तो आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बेसिक्स यूज कर रहा हूँ कि एनर्जी, उसने सिर्फ इतनी सी बात बताई थी। देखो उसके लिए क्या मैं अलग से बताऊं कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होती है, और क्वांटाइज का मतलब तुम्हें समझा चुका हूं कि उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, ठीक है, ऐसा रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। और एनर्जी जो होती है किसी भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन आते हैं तो आता है h और म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली एनर्जी जो है, लाइट जो है, उसका मानना था छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। उस एक छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और इस एक क्वांटा की जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है c बाई लैम्डा। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेस तुम पहले भी पढ़ चुके होंगे, और जो नोट्स पीडीएफ की मिली है इस चैप्टर की, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट से के गो थ्रू करना है, तो समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। देखो अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, डेल्टा एनर्जी, डेल्टा ई भी क्या है, एनर्जी ही है ना। अरे एनर्जी का गैप हो गया तो एनर्जी तो है ही फिर भी, और हम जानते हैं एनर्जी जो होती है कोई भी, वो होती है एच सी बाई लैम्डा के बराबर। तो अगर इस एनर्जी को मैं लिख देता हूं एच सी बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा जो है, तुम्हें ये बेसिक बातें हैं। 1 बाई लैम्डा होता है वेव नंबर। अरे वेव के बारे में जब भी कोई बचपन में जिंदगी में तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, 10वीं तो पढ़ी होगी,
तो वहां पे वेव बताया होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, उसका वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, रिलेशन। ये तो 10वीं क्लास की बात है, इन्हें तो एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं तो मैं 1/वेव लेंथ को लिख सकता हूं वेव नंबर। अगर मैं 1/लैम्डा को वेव नंबर लिखता हूं तो hc भी तो है ऊपर और hc को हम ले जाते हैं उधर, तो ये बन जाएगा 2π² m k² e⁴ z⁴, नीचे बन जाएगा h⁻³ क्लियर है बात। और अंदर अब भी वही बना रहेगा 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब ध्यान से इस वैल्यू को देखो क्या है, 2π² m k² e⁴ h³ और c स्पीड ऑफ लाइट है। जैसे ही सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये वैल्यू जो है बनती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को तुम r छोटा सा s सब्स्क्रिप्ट में लिखा होता है या फिर रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हो। तो यहां से अगर कभी भी तुमसे पूछा हो देखना कि एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी हो या वेव नंबर क्या हो तो याद रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेना 1/लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट z² अपॉन 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन एटम का के लिए इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाता है, ठीक है, तो उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। यानी कि 1 से n इक्वल टू 1 n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3, यहां से यहां जाएगा। तो ये बात तो पहले ही तुम ध्यान रखना कि एनर्जी तो हमेशा एब्जॉर्ब ही होगी, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। और वेवलेंथ तो नेगेटिव आएगी नहीं कभी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेंथ तो किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती, तुम्हारी हाइट -2 सेंटीमीटर तो कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होएगी, तुम पैदा हुए जब। तो n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 3 तक जा रहा है, तो एनर्जी क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसकी वेवलेंथ क्या है, ये उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है, मान लो यहां से ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो ये फिर एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर वो उसकी वेवलेंथ करते तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उस वेव की वेवलेंथ के बारे में ये बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है किसकी वेवलेंथ पूछ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में जो एब्जॉर्ब की है उस वेव की वेवलेंथ, एमिशन के केस में जो रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे। तो वेवलेंथ पूछा है, n1 की वैल्यू 1 n3 की थर्ड में जा रहा है वो, और यहां से रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। z की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1, जिसके लिए भी पूछा हो यहां ये वैल्यू पुट करके तुम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाता जा रहा हूं कि किस किस टाइप से पूछा है, और आप वीडियोस के बाद जैसे ही उन लेक्चर्स उन नोट्स के थ्रू जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया था ऐसे ही पूछा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। अब देखो मैं एक बार फिर से छोटी सारी कहानी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूं। सारे क्वेश्चन इन 3-4 फॉर्मूले से ही है, लेकिन हमें बातें थोड़ी डिटेल में समझनी होती है। देखो क्या है कि हम ये समझ रहे हैं कि अब जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ऐसे n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 6, इस तरीके से ये सेल्स हैं। और सेल्स का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एनर्जी गैप। पहली बात तो हमें समझ में आई है। न्यूक्लियस से किसी भी ऑर्बिट तक का रेडियस कितना होगा, सब चीज एक ही जगह बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ये भी गलत ना हो जाए। रेडियस पहली चीज मैंने इसका रेडियस होता है 0.529 into n स्क्वायर बाय z, और यूनिट क्या होगी इसकी, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर यहां है z का मतलब हाइड्रोजन 1 हीलियम हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर, ये तो सिखाने की चीज नहीं बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। देखो
किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल सकते हो, आंसर हो गया यस। दूसरी बात, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेट्स सपोज, क्या तुम उसकी वेलोसिटी बता सकते हो? तो मैंने बताया था वेलोसिटी होती है 2.18 × 10⁶। ये इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, और साथ में क्या था? इनटू z बाई n मीटर पर सेकंड। निकाल सकते हैं? बोलो। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का रेशियो या टाइम पीरियड का रेशियो होंगे किसी भी ऑर्बिट के लिए, निकाल लेना, कराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन होंगे पीडीएफ में। तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें किसी भी nth ऑर्बिट में, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला रखना है -13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर तुम्हें यूनिट कन्वर्ट करनी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, कितने किलो जूल होते हैं, कितनी कैलोरी किलो कैलोरी, ये सब अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। तो वो सर आप ही लिखवा दो, मैं तो लिखवा रहा, आराम से अपने आप ढूंढो, अपने आप मेहनत करने की जरूरत है। यूनिट कन्वर्जन इतनी बड़ी चीज है, नेट चला के तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तुम लिख नहीं सकते किलो कैलोरी को किलो जूल में करना है तो 1 कैलोरी को 4.18 जूल, या जो भी रिलेशंस है वो सारी तरफ लिखो। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना, और वो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेगी। मैंने जितनी हेल्प करनी थी इतनी सफिशिएंट है। अब ध्यान देखो, चौथी चीज मैंने क्या बताई, अगर क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, अगर एनर्जी पूछी ना भाई, तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेना। पहले इसकी 1 पुट कर देना, फर्स्ट में कितनी है, और फिर फिफ्थ में पुट कर देना, डिफरेंस निकाल देना। नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो पॉजिटिव है, और ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। लेकिन अगर वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो क्या होता है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। एनर्जी निकालेंगे, फिर एनर्जी होता है E = hc/λ। इसके अलावा हमने और फॉर्मूला तो ये यूज किया, E = hc/λ। 1/λ क्या होता है, वेव नंबर, ये वाली बात यूज की है, और हमने फ्रीक्वेंसी यूज की है c/λ। ये छोटे छोटे बेसिक क्लास के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अब हमें बात समझनी है कि अगर कभी भी वेव नंबर या वेवलेंथ पूछी हो, जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में ट्रांजिशन करता हो, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी वैल्यू 10967777। तो इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, बताओ इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ से वहां, कहीं से कहीं जाने दो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि उनका बोलने का तरीका कई बार थोड़ा सा अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात ध्यान रखना, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, अब वो वापस नीचे जब आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, वेवलेंथ कुछ उसकी होगी। तो याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है और उसके लिए एन फाइनल अगर 1 हो, क्या हो, एन फाइनल 1 हो, तो हम ये बोलते हैं कि वो जो ट्रांजिशन हुई है वो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी। किससे बिलोंग करेगी? लाइमन सीरीज। एन फाइनल 1 होना चाहिए, इनिशियल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अब वो कहां से आ सकता है, यहां से आने दो, यहां से आने दो, जहां से उसका मन है कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारी ट्रांजिशन किसमें होगी? लाइन। नोट्स में सब कुछ बना हुआ है साफ साफ, बहुत क्लियर बात सुनते रहो। ऐसे भी कह रहा हूं, अब अगर एन फाइनल 2 हो, यानी ऊपर से आया है लेकिन फाइनली किसमें आ रहा हो? सेकेंड वाले में। कहां से आ रहा हो? भगवान जाने कहां से आ रहा हो। तो ये सारी ट्रांजिशन जो है वो बाल्मर सीरीज में मानी जाएगी। क्या किस नाम से जानते हैं? बाल्मर सीरीज। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं बात करता हूं कि लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो जो वेव्स रिलीज होती हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएशन रिलीज हो रही है, उनकी जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में आती है। तो हम थोड़ा बहुत आइडिया जानते हैं कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इतनी सारी रेंज होती है। ठीक है, तो अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो लाइमन सीरीज वाले होंगे उनमें जो रेडिएशन निकलती है उस केस में जो वेवलेंथ उनकी जिस रीजन में फॉल करती है वो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन। सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही सीरीज है जिसमें जो ट्रांजिशन हो रही है वो हमारे नेकेड आई से विजिबल है, और जो विजिबल रेंज में पड़ती है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये किसमें आएगी? विजिबल में। इसके अलावा बाकी सारी किसमें है? इंफ्रारेड में, IR इस तरीके से। अगर एन फाइनल 3 हो, यानी फाइनली किसमें आ रहा हो? थर्ड में, तो लाइमन, बाल्मर,
पार्शियल सीरीज बोलेंगे। एन फाइनल किस में आ रहा हो 4, तो किसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। एन इक्वल टू 5 में आ रहा फाइनल, तो फंड सीरीज बोलते हैं। पी साइलेंट होता है, इस पे लिखने में पी फंड लिखा जाता है। ऐसे आगे 6 को हम फ्री बोलते हैं। दैट मींस हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। अब हमें बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आ रहा होगा और एन फाइनल 1 में आ रहा हो तो कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज से बिलोंग करता होगा बोलेंगे। 2 में आ रहा हो फाइनली, तो एन फाइनलिस के लिए 2 होता है, उसको बाल्मर सीरीज, और यही अकेले इकलौती है जो किसमें पड़ती है विजिबल रेंज में। देन पार्शियल ब्रैकेट पी फंड इस तरीके से बोला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एन फाइनल क्या है। इतनी बात तुम लोगों को क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से ध्यान से समझते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन हम यहां से कवर होंगे। अब क्वेश्चन देने का तरीके जो है, बोलने की लैंग्वेज वो बदलेगी, और उसको हमें कैसे समझना है, कैसे ध्यान रखना है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। क्वेश्चंस देने के क्या तरीके होंगे इस चैप्टर में, तो देखो यहां से मैं तुम्हें सारा पॉइंट क्लियर करता चल जाऊंगा। मान लो ये है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, 5, 6, लेट्स सपोज 7 एंड सो ऑन। ये एनर्जी लेवल है, यहां हमने न्यूक्लियस माना हुआ है। फाइनली इसमें आएगा तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, लाइमन सीरीज से बिलोंग करता होगा, और किस रीजन में फॉल करेगा ये भी हमने देख लिया, अल्ट्रा वायलेट। दिस बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट फंड सीरीज, दैट्स इट। इतना जरूरी है हमें। अब ध्यान से देखो, या तो वो क्वेश्चन ये बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं फर्स्ट लाइन। अगर उन्हें बोल दिया फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जो है, या लाइमन सीरीज जो है, कोई भी हो सकता हो, तो पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सारे सिंपल है, सिंपल क्या लूंगा मैं इसमें। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन कौन सी अपेयर होगी, तो कौन सी मान के चलते हैं, फर्स्ट वो होती है जो जस्ट उससे ऊपर वाले से आ रही होगी। हम ये बात तो जानते ही हैं कि लाइमन बोलने का मतलब ये हो गया है कि एंड फाइनली 1 में आ रहा होगा। अगर वो कह रहा है फर्स्ट लाइन, तो एन इनिशियल रहा होगा 2। क्लियर है बात। अगर उसने कहा है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकालो, सेकेंड लाइन कहां से आएगी भाई, ये आएगी यहां से फर्स्ट लाइन, ये है सेकेंड लाइन, ये है थर्ड लाइन, ये है फोर्थ लाइन। क्या तुम 1 2 3 4 का मतलब समझ रहे हो। बस क्वेश्चन में यही पहचानना रह जाता है कि एक्चुअल में जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहां से कहां हो रही है। तुमने पहचान लिया तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया। तो बोलने के तरीके अलग हैं। अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालो कितनी होगी, तो हम जानते हैं फॉर्मूला तो वही लगेगा, रिडबर्ग फॉर्मूला 1/λ equals to Rydberg z square 1 upon n initial square minus n upon final square। वेवलेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके भरोसे मत रहना कि अंदर से नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आएगा, ये तो अपना दिमाग लगा लेना। मैंने क्या बताया, अरे फॉर्मूला सीधा रखो, कैलकुलेशन किया, ये बात ध्यान रखना हमेशा ही। अगर नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो आंसर पॉजिटिव में रिपोर्ट करना, एनर्जी निकालोगे। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो माइनस में रिपोर्ट करना। वेवलेंथ हमेशा ही पॉजिटिव है, फ्रीक्वेंसी सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बातें तो अपने आप ध्यान रख सकते हैं। इसके भरोसे क्यों बैठेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। देखो अगर मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो तुम जानते हो बाल्मर की अगर मैंने बात कर दी है बाल्मर सीरीज, तो एन फाइनल तो यह फिक्स हो गया, फिर मैं उसमें एन फाइनल चेंज नहीं कर सकता। मैं एन फाइनल क्या हो गया है 2, तो फर्स्ट लाइन कहां से आ रही होगी 3 से, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब समझिए कैसा समझाया मैंने तुम्हें।